हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन वेलकम टू ई सरल। बच्चों, आप लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और आप लोगों की ही डिमांड पर हम लोग लेकर आए संपूर्ण बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज, जिसको हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा जो इतना सारा प्यार आपने इस सीरीज के पहले ही वीडियो में हमें दिया। ये जो बच्चों आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, जोश मिलता है कि हम और मेहनत के साथ आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहें। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम ना सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं बच्चों लाइन बाय लाइन, बल्कि एनसीईआरटी के बाहर से जो चीज़ें पूछी जा सकती है नीट में, उनको भी कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, एक बार यदि हम इसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद फिर कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं बचेगा जो अनकवर्ड रह जाएगा फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था बच्चों, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली थी। उसके पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि भाई अलग अलग एनिमल्स के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको अप टू द लंग्स सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से चालू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं बच्चों, एल्यूलाई तक जाते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब बच्चों वहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं आज। तो बच्चों, हमारे जो लंग्स है, दीज लंग्स आर सिचुएटेड वेयर इन द थोरेसिक चेम्बर। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन अगेन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हमारा जो थोरेसिक चेम्बर है, थोरेसिक कैविटी है बच्चों, जिसके अंदर हमारे दोनों लंग्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों के बीच में हार्ट भी प्रेजेंट है, ये एक एयर टाइट चेम्बर है। यहाँ पर ये जो एयर टाइट चेम्बर, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो बॉयल्स लॉ के बारे में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि किसी भी एक एयर टाइट यानी कि बंद चेम्बर के अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही रूल कहाँ अप्लाई होगा बच्चों, वही लॉ कहाँ अप्लाई होगी, हमारी थोरेसिक कैविटी के ऊपर भी। और हम देखेंगे कि ये लॉ कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के लिए बच्चों। ठीक है, अब ये एयर टाइट है क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। एयर टाइट का मतलब क्या होता है? अब इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है बच्चों? तो डोर्सली तो किससे सराउंडेड है बच्चों? ये पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? वर्टेब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक, आगे क्या है बच्चों? स्टर्नम प्रेजेंट है, तो वेंट्रली बाय स्टर्नम। उसके बाद बच्चों फिर लेटरली क्या है? साइड्स में क्या प्रेजेंट है? रिब्स, हमारी पसलियां प्रेजेंट है, लेटरली बाय द रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डूम शेप्ड डायफ्राम। और बच्चों नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। आप देख भी सकते हो बच्चों, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने, इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर ये तो क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट? दिस इज डायफ्राम, डूम शेप्ड है बच्चों। ठीक है, जब ये रिलैक्स्ड कंडीशन में रहता है तो डूम शेप रहता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त बच्चों ये नीचे आता है और कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो नीचे की तरफ तो डायफ्राम हमारी थोरेसिक कैविटी को कवर करे हुए है। ठीक है, इसकी बाउंड्री बनाता है। साइड्स में क्या है बच्चों? हमारी रिब्स है। सामने क्या होती है? हमारी चेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम भी कहते हैं। और पीछे की तरफ क्या है बच्चों? हमारी रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम। इस तरह से पूरा एक एयर टाइट चेम्बर बन जाता है बच्चों। ठीक है, और इसे ही हम हमारी रिब केज भी बोलते हैं। और ये जो एक एयर टाइट चेम्बर बनता है, इसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि इस थोरेसिक कैविटी में जो भी प्रेशर चेंजेस होंगे उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? हमारे लंग्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन क्या कह रहा है ये? द एनाटॉमिकल सेटअप of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। तो अगेन इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है बच्चों, इसको हम हाईलाइट भी कर लेंगे। ठीक है, पूछी जा सकती है स्टेटमेंट के फॉर्म में, थोड़ी ट्विस्टेड लाइन है, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अभी समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर होने वाले प्रेशर चेंजेस हमारे लंग्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। यदि हमें हमारी लंग्स की वॉल्यूम को चेंज करना है तो इस तरह का एनाटॉमिकल सेटअप एक एयर टाइट चेम्बर के अंदर हमारे लंग्स का प्रेजेंट होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बच्चों की रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही लास्ट लेक्चर में बता दिया था बच्चों कि हम जब रेस्पिरेशन को एज ए ब्रॉड टर्म यूज करते हैं तो उसके अंदर ब्रीदिंग भी आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर जब हमारी लंग्स के अंदर, हमारे एलुलाई के अंदर ये हवा पहुंच जाती है, एयर पहुंच जाती है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड।
फिर ब्लड इसको कहाँ लेकर जाता है, हमारी सेल्स तक, वहाँ एक्सचेंज होता है और फिर सेल्स उसको यूटिलाइज करती है ऑक्सीजन को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यही पॉइंट्स आपको बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या होता है रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो एक और टर्म यहाँ पर आ गया है बच्चों कि ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो बाहर की फ्रेश एयर है उसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसको तो हम अंदर लेते हैं, और जो ऑलरेडी कंज्यूम्ड एयर है बच्चों जिसमें से ऑक्सीजन यूज कर ली है उसके अंदर CO2 ज़्यादा होती है, वो हम बाहर रिलीज करते हैं। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, यानी कि लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। फिर जो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई है उसको ब्लड कहाँ लेकर जाएगा, हमारी सेल्स तक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। और सेल्स के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको यही ब्लड कहाँ लेकर आता है, लंग्स के पास लेकर आता है बच्चों। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस लेवल पे होगा बच्चों, सेल्स के लेवल पे, टिश्यूज के लेवल पे भी होगा। ब्लड जिस ऑक्सीजन को लेकर गया है सेल्स के पास हो तो सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगी, और सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो CO2 निकल रही है वो वापस से ब्लड में आ जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन जाएगी बच्चों सेल्स के अंदर, इसको सेल्स यूटिलाइज करेगी फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, रेस्पिरेशन के रिएक्शंस के लिए, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या रिलीज होती है बच्चों, CO2 रिलीज होती है, जिसको हमें बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात होगी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, वो क्या है, इट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए हम ये सारी चीजें तो बाद में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को पहले समझेंगे कि इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, और फिर बच्चों किस तरह से हम ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली ब्रीदिंग कहते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले तो अपन एक बार हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा विंड पाइप, इसका शुरुआती पार्ट क्या होता है बच्चों, लैरिंग्स होता है, फिर ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया डिवाइड करता है दो मेजर ब्रोंकाई के अंदर, राइट और लेफ्ट। अभी यहाँ पर बच्चों आपको साइज वगैरह जो है वो नहीं देखनी है, यहाँ पर हम बेसिक्स वैसे ही बना रहे हैं, सिंप्लीफाइड वे में बना रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेकिया हो गया, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस हो गया, और फिर बच्चों लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट जो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो लेफ्ट लंग होता है इसमें अंदर वाली साइड पे, इनर साइड पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, उसकी वजह से ये कार्डियक नोच बन जाता है। ठीक है, ये आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ते हो, वहाँ पर भी ये चीज़ आ जाती है कि हार्ट की वजह से लंग्स में जो लेफ्ट लंग है उसका जो इनर बॉर्डर है बच्चों, मीडियल साइड, अंदर वाली साइड को मीडियल कहते हैं, बाहर वाले को लेटरल कहते हैं, तो जो मीडियल साइड है वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस डिप्रेशन को हम कार्डियक नोच कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों वापस से हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आ जाते हैं। अब हमने ये भी देखा था बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे जो लंग्स हैं इनके बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है इनमें दो लेयर्स होती है, एक तो चिपकी हुई होती है लंग से जिसको हम कहते हैं विस्ट्रल प्लूरा, तो वो तो मान लो चिपकी हुई है लंग से, और बाहर की तरफ क्या होती है बच्चों, पैराइटल प्लूरा होती है। तो ये मान लो मैंने बना दी पैराइटल प्लूरा। ठीक है बच्चों, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो रिलैक्स्ड कंडीशन में कैसा होता है, डूम शेप्ड होता है। ठीक, यहां तक किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को चालू करने से पहले हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात कर लेते हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी कहते हैं बच्चों। जो इंस्पिरेशन है उसको हम एक एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, और जो एक्सहेलेशन है बच्चों जिसको हम एक्सपिरेशन भी कहते हैं उसको हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी खर्च होती है, पैसिव जिसमें नहीं होती। तो बच्चों एक्चुअली जब हम इनहेलेशन करते हैं, बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं, तो इसमें हमारी कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम इनहेल कर पाते हैं। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी का यूज होता है, और इसीलिए हमने बोला कि इनहेलेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। अब वो कौन कौन सी दो मसल्स है बच्चों
जो इनहेलेशन के एक्ट में काम आती है। नॉर्मल इनहेलेशन में दो मसल्स काम आती है बच्चों, एक तो डायफ्राम जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, डूम शेप रहता है रिलैक्स कंडीशन में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ होगा, फ्लैट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और दूसरी मसल्स कौन सी होती है बच्चों, हमारी जो रिब्स है इनके बीच में भी मसल्स प्रेजेंट है। रिब्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चों कॉस्टल, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल। तो ऐसी मसल्स जो रिब्स के बीच में होती है उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। इसमें से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये इनहेलेशन में, नॉर्मल इनहेलेशन में काम आती है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो फोर्स्ड ब्रीदिंग के वक्त काम आती है, जब हम जोर लगाकर ब्रीदिंग करते हैं, जैसे भागते वक्त या वजन उठाते वक्त। तो दो मसल्स जो नॉर्मल इनहेलेशन में काम में आ रही कौन कौन से, डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे EICM ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तभी इनहेलेशन होगा। इसीलिए इनहेलेशन को बोला एक्टिव प्रोसेस। और जब ये मसल्स दोनों रिलैक्स होती है तो फिर एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपिरेशन होता है। और क्योंकि इनके रिलैक्सेशन से हो रहा है, जहां पर एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, तो फिर हमने एक्सहेलेशन को क्या बोला बच्चों, पैसिव प्रोसेस बोला है, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो डायफ्राम प्रेजेंट है बच्चों। और यदि हम बात करें बच्चों साइड्स की, तो साइड्स में क्या प्रेजेंट होगी, साइड्स में रिब्स प्रेजेंट है, पीछे से आगे की तरफ आती है, ठीक है। और इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट है। हमें ये पता है बच्चों कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों इट इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए हम किस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने जस्ट अभी एयर एक्सहेल करी है, बाहर निकाली है ना। पहले तो इनहेल करते हूं, अब एक्सहेल करूंगा, एक्सहेल कर दी। तो ऐसा पॉइंट जब मैंने अभी एक्सहेल तो कर दी एयर, लेकिन इनहेलेशन चालू नहीं करा है, अब इनहेलेशन चालू होने वाला है, वहां से हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझना चालू कर रहे हैं। तो अभी एक्सहेल कर दी, एयर बाहर जा चुकी है बच्चों। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो मैं एयर को अंदर ले रहा हूं ना बाहर निकाल रहा हूं, अभी जस्ट बाहर निकाली, अब अंदर लूंगा। जब ना तो मैं बाहर निकाल रहा हूं एयर को ना अंदर खींच रहा हूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मतलब मेरे लंग्स के अंदर जो कैविटी है इसके बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एयर का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जब इन दोनों चेंबर्स के बीच में एयर का कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो दो चेंबर्स के बीच में जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में यदि एयर फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब दोनों के अंदर जो प्रेशर है वो सेम है बच्चों। तो यदि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात करें तो बाहर भी 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर है और अंदर भी 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर है। अब एक्ट ऑफ इनहेलेशन चालू होगा, और वो कैसे होगा, उसके लिए दो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था बच्चों। एक तो किसको, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो बच्चों ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर किधर की तरफ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ जाएगा और फ्लैट हो जाता है, ठीक है। जब ये डायफ्राम रिलैक्स्ड कंडीशन में तो डूम शेप था बच्चों, अब कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी है इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, किस एक्सिस के अलोंग बच्चों, हमारा ये एंड, सर वाला एंड क्या कहलाता है, एंटीरियर, और पैरों वाला एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस है बच्चों, इसके अलोंग हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है, ठीक है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम बढ़ रही है हमारी थोरेसिक कैविटी की। अब रिब्स के बीच में मैंने आपको बोला था दो तरह की मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल। नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन सी काम आती है, एक्सटर्नल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगी बच्चों। अब जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इनका क्या काम होता है बच्चों, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये हमारी रिब्स को किधर की तरफ लेकर जाती है बच्चों, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। किधर की तरफ लेकर जाएगी बच्चों, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो आप एक बार सांस लेकर देखो अंदर, तो आप देखेंगे हमारी जो रिब्स है वो इस तरह से ऊपर उठ रही है बच्चों। तो जब इस तरह से ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब बाहर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। और इस इंटरकोस्टल मसल जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो रिब केज है, थोरेसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बच्चों, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। कौन सी एक्सिस हो गई ये, देखो ये हमारा वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाला डोर्सल सरफेस है, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अलोंग, तो डायफ्राम की वजह से तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ रही थी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग,
और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो रिब्स को बाहर और ऊपर ले जा रही है, इनकी वजह से कैसे बढ़ रहा है बच्चों वॉल्यूम, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो EICM कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां पर कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इनकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, पहले थोरेसिक कैविटी में चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ रही है दोनों एक्सिस के अलोंग, एंटेरोपोस्टीरियर डोर्सोवेंट्रल। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि हमारी थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों तो क्या कम होगा, प्रेशर कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और अभी हमने क्या बोला था कि जो चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे लंग्स के अंदर। कैसे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, यहां पर जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर कम हुआ बच्चों। अब हो क्या रहा है, लंग्स के बाहर जो हमारी थोरेसिक कैविटी उसका प्रेशर कम हो रहा है बच्चों। यदि प्रेशर बाहर बढ़ता तो वो अंदर की तरफ धक्का लगाता, अभी बाहर प्रेशर कम हो रहा है तो वो लंग्स को बाहर की तरफ खींचेगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है बच्चों यहां पर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पैराइटल प्लूरा है इसके ऊपर बाहर की तरफ एक पुलिंग फोर्स लगेगी बच्चों, यहां पर ये बाहर खींची जाएगी। जब ये बाहर की तरफ खींचेगी तो बच्चों पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चों। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसके अंदर जो प्रेशर होगा, जो स्पेस है प्लूरल स्पेस है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा मतलब प्लूरल स्पेस के अंदर का प्रेशर, उसको हम कहते हैं बच्चों इंट्रा यानी इनसाइड प्लूरल प्रेशर। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो इंट्रा प्लूरल स्पेस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अब इसका प्रेशर कम होगा। अब बच्चों जब हमने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि जस्ट बिफोर इनहेलेशन, जब बाहर और अंदर में कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो रहा तो जितना बाहर का प्रेशर है उतना ही लंग्स के अंदर का है। लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलते हैं, इंट्रा मींस इनसाइड, पल्मोनरी यानी लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और बच्चों ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था शुरुआत में इनहेलेशन शुरू होने के पहले वो कितना था, 760 था, जितना बाहर उतना ही अंदर। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जितना भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है उसके कंपैरिजन में जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, मतलब दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच का प्रेशर, जो बीच में स्पेस है प्लूरल स्पेस, उसका प्रेशर इससे हमेशा करीब 2 से 4 मिलीमीटर मरकरी कम रहता है। ठीक है, तो जब शुरुआत में ये 760 था बच्चों तो ये आपको किसके आसपास मिलेगा, फ्रॉम 756 टू 758। तो शुरुआत में ये कितना था बच्चों, 756 टू 758 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये जो प्लूरल स्पेस है ये लंग्स के बाहर प्रेजेंट है, इसका प्रेशर यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, बाहर से धक्का लगाएगा, हमारे लंग्स सिकुड़ जाएंगे, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है इट कैन नॉट बी मोर देन दी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इन नॉर्मल कंडीशंस, नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा इससे कम रहता है, कितना, 2 से 4 मिलीमीटर मरकरी कम। अब यहां क्या हुआ कि जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और EICM कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। जब थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ तो पैराइटल प्लूरा को बाहर खींचा गया, जिसकी वजह से इंट्रा प्लूरल स्पेस का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। शुरुआत में ये प्रेशर 756 टू 758 था बच्चों। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्रेशर हो जाएगा और कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्लूरल स्पेस का, तो ये चला जाएगा बच्चों 754 से लेकर 756 के आसपास। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, जो इंट्रा प्लूरल स्पेस है इसका प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब लंग्स के बाहर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब लंग्स का जो आउटर सरफेस है बच्चों ये बाहर की तरफ खींचा जाएगा क्योंकि इसके बाहर के स्पेस का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। बाहर प्रेशर बढ़ता तो अंदर धक्का लगता, बाहर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो बाहर की तरफ खिंचाव होएगा। तो अब लंग्स का जो आउटर सरफेस है उसको बाहर खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से अब लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम है बच्चों वो बढ़ रही है।
अगेन ये भी एक क्लोज चेंबर माने जाएंगे बच्चों। तो अब क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। और यहाँ प्रेशर कम होगा बच्चों, तो जो इनहेलेशन के शुरुआत में 760 था, ये ड्रॉप होकर कितना हो जाएगा बच्चों, नियर अबाउट 758 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। बाहर कितना है, बाहर तो कांस्टेंट रहेगा एटमॉस्फेयर का, तो 760, अंदर कितना हो गया 758, प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों, जो बाहर की हवा है वो कहाँ आ जाएगी बच्चों, अंदर आ जाएगी। क्यों, बिकॉज एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इस तरह से क्या होगा बच्चों, हम सांस अंदर लेंगे, दैट इज एक्ट ऑफ इनहेलेशन। किसकी वजह से हुआ, डायफ्राम और ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो ये इनहेलेशन नहीं होता बच्चों। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गया एक्ट ऑफ इनहेलेशन। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनहेल तो कर ली, अब क्या चालू होगा बच्चों, अब चालू होगा एक्सहेलेशन। अब हम जा रहे हैं एक्सहेलेशन पे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कैसे होगा बच्चों एक्सहेलेशन, अब अंदर हवा कब तक आएगी, अगेन जब बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम न हो जाए, ठीक है। तो अंदर फिर अल्टीमेटली 760 हो जाएगा बच्चों। अब ये दोनों रिलैक्स होना चालू करेंगे। फॉर एक्सहेलेशन क्या जरूरी है कि भाई ये दोनों रिलैक्स हों, तो कोई बात नहीं, चलो इनको रिलैक्स कर देंगे अब वापस से, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्या होगा अब। तो फिर से बनाएंगे हम एक बार लंग्स, वही सिंपल वे में बना लेते हैं भाई। ठीक है, इनके बाहर अगेन क्या होगी बच्चों, इनके बाहर अगेन प्लूरा होगी, बना ली। नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों, डायफ्राम होगा। डायफ्राम अभी किस कंडीशन में है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, क्योंकि इनहेलेशन करा है हमने, ठीक है। और जो रिप्स है बच्चों वो किधर की तरफ होगी, अभी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईआईसीएम ने कॉन्ट्रैक्शन करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इनहेलेशन हुआ है। अब जो ईआईसीएम है बच्चों वो क्या करेगी, रिलैक्स होना चालू करेगी। और इसी तरह से बच्चों ये जो डायफ्राम है ये भी रिलैक्स होना चालू करेगा, वापस से क्या होगा बच्चों, डूम शेप्ड होना चालू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जब ईआईसीएम रिलैक्स करेगी बच्चों तो रिप्स वापस से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आएगी, और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, डूम शेप्ड होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, ठीक है। क्लोज्ड चेंबर है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों, तो अब प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो है, जो पैराइटल प्लूरा है बाहर वाली, उसके ऊपर बाहर से धक्का लगेगा। अब पुलिंग फोर्स न लग के पुशिंग फोर्स लगेगी। जब पुशिंग फोर्स लगेगी बच्चों तो जो प्लूरल स्पेस है इसकी वॉल्यूम कम होगी, इसकी वॉल्यूम कम होगी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इनहेलेशन के वक्त कहां पहुंच गया था बच्चों, 754 से 756, ये वापस से ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 758 आ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है, अब ये प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, तो जो लंग्स का आउटर सरफेस है इसके ऊपर भी धक्का लगेगा, पुशिंग फोर्स लगेगी। लंग्स के ऊपर जब पुशिंग फोर्स लगेगी बच्चों तो इनका वॉल्यूम कम होगा, तो इनके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर बढ़ के कहाँ चला जाएगा, 762 चला जाएगा। बाहर अभी भी कितना है बच्चों, 760 है, अंदर 762, बाहर 760। अब प्रेशर किधर ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, तो हवा कहाँ जाएगी बच्चों, अंदर से बाहर जाएगी, दैट इज एक्ट ऑफ एक्सहेलेशन। सिंपल है ना बच्चों। तो क्या हो रहा है, जो जो प्रेशर चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस थोरेसिक कैविटी में हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली वही चेंजेस लंग्स के अंदर हो रहे हैं। और यही लाइन अभी थोड़ी देर पहले हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। और वापस से ये जब हवा बाहर जाएगी तो कब तक जाएगी, जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए, 760 ना हो जाए बच्चों। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पर ये एक्सहेलेशन हो जाएगा बच्चों तो हम फिर से उसी कंडीशन में जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। आई बच्चों बात समझ में। तो किस तरह से इनहेलेशन होता है वो भी हमने देख लिया, किस तरह से एक्सहेलेशन होता है बच्चों वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्चुअली यदि आप पढ़ोगे तो बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हुए चलना है बच्चों, ठीक। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें हम अंदर लेते हैं बच्चों हवा, एक्सपिरेशन जिसमें हम बाहर हवा निकालते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय
क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, जिसको हम कहते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है बच्चों, वो नहीं होता है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अभी बोला था मैंने आपको। तो इंस्पिरेशन कब होगा बच्चों, इट कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने देखा था इंस्पिरेशन के वक्त बाहर तो 760 था, लेकिन लंग्स के अंदर की वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर गिर के 758 पे आ गया था, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ और एयर अंदर आ गई थी बच्चों। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली जो एक्सपिरेशन है बच्चों, वो कैसे होता है, उसमें जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बाहर से ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मार्क करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट देख लिया, इनहेलेशन का पता है, जस्ट उसका उल्टा किस में हो जाएगा, एक्सपिरेशन में हो जाएगा। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों, द डायफ्राम, ठीक है, एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होती है, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं बच्चों। फिर इसमें आगे और क्या ऐड करा एनसीईआरटी ने कि भैया तो ये तीनों मसल्स इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में, लेकिन inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। बता दिया बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे जाता है, तो एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स, रिब्स को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है बच्चों, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो किस एक्सिस के अलोंग बढ़ेगी, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो स्टर्नम और रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएगी, एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर विल बी देयर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और मार्क भी कर लो बच्चों। ठीक है, तो इसको अपन एक बार मार्क कर लेते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों, कौन सा वाला पॉइंट, कि यहां से लेकर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, ये मार्क कर लेंगे हम। द डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में। इनमें नॉर्मल इनहेलेशन के वक्त कौन कौन सी काम आएगी, एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम काम आता है, किस एक्सिस के अलोंग बढ़ा रहा है ये वॉल्यूम को, एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम आएगी, ये किस एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम को बढ़ाएगी बच्चों, ये बढ़ाएगी अलोंग दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक, फिर द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है बच्चों, जो चेंज थोरेसिक कैविटी के अंदर हो रहा है वहां पर वॉल्यूम बढ़ी तो फिर इंट्राप्लूरल स्पेस की वॉल्यूम बढ़ी, उसकी वॉल्यूम बढ़ी तो वहां पर प्रेशर घटा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, लंग्स के आउटर सरफेस को बाहर खींचा, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, प्रेशर घटते ही बाहर से कम हुआ, हवा अंदर आ गई। फिर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या हुआ, जब ये सीएम रिलैक्स कर रही थी, डायफ्राम रिलैक्स कर रहा था, तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से फिर इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ा, वो बढ़ा तो फिर लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा, 762 हो गया, जिसकी वजह से फिर हवा बाहर निकल गई। ठीक है, An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। बहुत अच्छे से बच्चों हमने इसको समझ लिया है, बार बार अब मार्क करने की जरूरत नहीं है। जो हमने डायग्राम बनाया उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर बच्चों रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। ये एक्सहेलेशन की बात कर रहा है। तो इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration occurs। We have, अब ये एक और पॉइंट जो है बच्चों ये मार्क कर लेते हैं, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे।
अभी तक जो हमने मैकेनिज्म देखा वो नॉर्मल ब्रीदिंग का था। जब हम नॉर्मल एक्टिविटी, रेस्ट पे हैं बच्चों, कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, वजन नहीं उठा रहे हैं, मान लो आराम से एक जगह बैठ कर ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा वो काम आता है बच्चों, डायफ्राम और EICM, ठीक है। लेकिन दौड़ लगा रहे हैं हम, वजन उठा रहे हैं हम, तो उस समय फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है। क्यों? क्योंकि उस समय मसल्स को ज़्यादा काम करना है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन कब आएगी? जब आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो रेट भी बढ़ती है बच्चों और ब्रीदिंग डीप भी हो जाती है, एक बार हम ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं फोर्स्ड ब्रीदिंग। और ये जो फोर्स्ड ब्रीदिंग है बच्चों, इसमें जो प्रेशर डिफरेंसेस अभी हमने देखे थे ये भी ज़्यादा होने जरूरी है। जितने ज़्यादा प्रेशर डिफरेंसेस होंगे बच्चों, उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होगा विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं, इनको ज़्यादा क्रिएट करने के लिए जो मसल्स अब पार्टिसिपेट करेगी इस फोर्स ब्रीदिंग में, उनका भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब बच्चों डायफ्राम और EICM की तो एक लिमिटेशन है, तो फिर फोर्स्ड ब्रीदिंग के वक्त हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है बच्चों, ये भी पार्टिसिपेट करती है। कैसे करती है बच्चों? आपने देखा होगा जब भी हम वजन उठाते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये जब पेट अंदर जाएगा बच्चों, तो ये क्या करता है, हमारी जो ऑर्गन्स है एब्डोमेन की, उनको प्रेस कर रहा है। अब जितने भी ऑर्गन्स है एब्डोमिनल कैविटी में, लिवर पड़ा हुआ है, स्प्लीन पड़ा हुआ है, स्टमक पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन्स पड़े हुए हैं, किडनीज पड़ी हुई है बच्चों, अब जगह तो लिमिटेड है। अब जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऑर्गन्स डायफ्राम को ऊपर धक्का मारेगी, ऊपर धक्का मारेगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और कम होएगा, और कम होएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी, फोर्स्ड एक्सेलेशन होगा, फोर्स्ड ब्रीदिंग होएगी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, उनका भी रोल फोर्स्ड ब्रीदिंग में होता है। EICM में तो हमने क्या देखा था कि रिब्स को बाहर और ऊपर ले जाती है। IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को और ज़्यादा अंदर और नीचे ले जाती है। जब रिब्स को और ज़्यादा अंदर और नीचे ले जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा, क्लोज्ड चैम्बर है, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बॉयल्स लो। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा और हवा बाहर जाएगी और ज़्यादा फोर्स्ड एक्सेलेशन होगा। तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन हेल्प्स इन फोर्सफुल एक्सेलेशन और फोर्सफुल ब्रीदिंग, यही वो यहाँ पर बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब क्या ऐड कर लेंगे बच्चों, इन्होंने क्या करा है कि जो एब्डोमिनल मसल्स है उनको तो मेंशन कर दिया, यहीं पर आप ऐड कर लो सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स ही नहीं, साथ में IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करती है बच्चों, फोर्सफुल ब्रीदिंग में मदद करती है। दोनों का नाम आएगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, क्योंकि NCERT का डायग्राम है तो क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत इजी हो जाएगा बच्चों आपके लिए। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि जो डायफ्राम है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किस एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम बढ़ेगी बच्चों, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। साथ ही साथ क्या हो रहा है बच्चों, जो EICM है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम बढ़ेगी बच्चों, इस एक्सिस, दैट इज डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डायफ्राम की वजह से इस एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अलॉन्ग। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर इंट्राप्लूरल स्पेस का प्रेशर ड्रॉप होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर ड्रॉप होगा। जैसे ही लंग्स के अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, 758, तो क्या होगा बच्चों, बाहर 760 है, हवा कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो आपको इनहेलेशन शो करा है यहाँ पर। फिर इस डायग्राम में एक्सेलेशन शो करा है, यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, वापस कैसा हो रहा है, डूम शेप्ड हो रहा है, ऊपर जा रहा है बच्चों, ठीक है। EICM जो है वो रिलैक्स हो रही है, रिप्स अंदर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो रिप्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जब ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं तो वापस से जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ रहा है, कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, 762 पहुंच जाएगा। बाहर अभी भी कितना है, 760 ही है। अब हवा किधर जाएगी बच्चों, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, दिस इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर आपको एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग बता रखी है बच्चों यहाँ पर। तो ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, मार्क कर लो, आ सकता है क्वेश्चन। फैक्ट है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं बच्चों, जो साइकिल है इनहेलेशन और एक्सेलेशन की कितनी बार होती है बच्चों, 12 to 16 टाइम्स होती है। जब हम दौड़ेंगे भागेंगे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी बच्चों ऑक्सीजन की बॉडी की, तो उस समय ये रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है, ठीक।
फिर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इस स्पायरोमीटर वर्ड को अपन मार्क करके रख देते हैं बच्चों, इसके बारे में जो नेक्स्ट सब टॉपिक है एनसीईआरटी का, इसके अंदर अभी हम देख लेंगे। क्या है नेक्स्ट सब टॉपिक बच्चों? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इससे में अभी स्पायरोमीटर की भी हम बात करेंगे। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हमारे लंग्स के अंदर जितनी हम हवा खींच रहे हैं या हवा बाहर निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं बच्चों, एक्सहेल कर रहे हैं, इन सबको मेजर कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको नहीं मेजर कर सकते, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी का, दैट इज व्हाट? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो जो भी हम बाहर की एयर को अंदर लेते हैं बच्चों, नॉर्मल ब्रीदिंग में कम लेते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग में ज़्यादा लेते हैं। इसका मतलब वेरिएबल अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज करते हैं हम विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसी के बेसिस पे बच्चों अलग अलग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ है लंग्स की, जिनके टर्म्स और डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी? टाइडल वॉल्यूम की। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? तो बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग में जब हम एट रेस्ट हैं, जितनी हवा हम इनहेल करते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इनहेल और द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो बच्चों एक अडल्ट ह्यूमन जब आराम से बैठा हुआ होता है और सांस अंदर लेगा, इनहेल करेगा, तो कितनी लेता है? 500 ml ऑफ एयर इनहेल करता है। एक्सहेल भी कितनी करेगा? जितनी अंदर लेगा उतनी बाहर छोड़ेगा, दैट इज 500 ml। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टाइडल वॉल्यूम। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों हम टाइडल वॉल्यूम को? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों अभी हम, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 500 ml होती है। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली। अब यदि हम पर मिनट की बात करें बच्चों, तो एक मिनट में कितनी हो जाएगी ये? 500 ml एक बार में। अभी हमने नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग देखी थी, 12 to 16 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग की रेट होती है बच्चों। यदि हम 12 वाली वैल्यू ले लें तो 12 5 जा 60, और 16 वाली अपर वैल्यू ले लें तो क्या हो जाएगा? 16 5 जा 80, ठीक है। तो एक ब्रीदिंग में टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक मिनट में इनटू ब्रीदिंग रेट कर दो इसको आप, दैट इज 12 to 16, तो क्या हो जाएगी रेंज? 6000 to 8000 मिलीलीटर, दैट इज 6 to 8 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। फिर बच्चों टाइडल वॉल्यूम के बाद हम बात करेंगे किसकी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज IRV। क्या होती है बच्चों IRV? मान लो मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग करी, नॉर्मल इनहेलेशन करा, 500 ml अंदर ले ली, क्या इसके बाद में और हवा नहीं खींच सकता? खींच सकता हूँ ना, ये तो नॉर्मल होगी। अब इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी हवा अंदर खींची बच्चों, तो आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो 500 ml ऑफ एयर आप इनहेल करते हो, उसके ऊपर और फोर्स लगा के आप जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा में और अंदर ले सकते हो, वो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। रिजर्व जिसको हमने एक्स्ट्रा में रख रखा है, जब जरूरत होगी तब लेंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तब ये IRV काम आती है। ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन इसको भी हम अंदर लेते हैं, ठीक है। तो IRV को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है ये। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दिस एवरेजेस 2500 ml to 3000 ml। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? ये टाइडल वॉल्यूम के बाद की है, टाइडल वॉल्यूम इसमें इंक्लूड नहीं होगी। टाइडल वॉल्यूम 500 ले ली, उसके बाद आप इतनी और ले सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। हमने टाइडल वॉल्यूम तो एक्सेल कर दी 500 ml, उसके बाद भी यदि मैं और फोर्स लगाऊं तो मैं और अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल कर सकता हूं। ये मेरी क्या कहलाएगी? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, जिसको मैं और एक्सेल कर सकता हूं आफ्टर टाइडल एक्सेलेशन बाय अप्लाइंग फोर्स, उसको हम कहेंगे ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1000 ml to 1100 ml के आसपास इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर भी एक वैल्यू याद रखनी, तो आप कौन सी वैल्यू याद रखोगे? 1100 को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पर कौन सी वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे बच्चों? 3000 ml को दोगे। यहाँ पर तो है ही सही, 500 ml वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में, ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं बच्चों, इसको मार्क कर लेंगे, अलग से हाईलाइट कर लेंगे। तो क्या है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम? हमने बात करी टाइडल वॉल्यूम को मैंने एक्सेल करा,
500 ml नॉर्मली निकाल दी, एक्सेल कर दी। फिर और ताकत लगाऊं तो मैं अपनी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और निकाल सकता हूँ। इसका मतलब वो भी मेरे लंग्स के अंदर भरी हुई थी, ठीक है, 1100 वो भी निकाल दी। तो पहले 500 निकाली, फिर 1100 ml और एक्सेल कर दी फोर्सफुली। अब क्या मेरे लंग्स के अंदर हवा है? बिल्कुल है बच्चों। हम जब पूरी ताकत लगाकर भी जितनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर एक्सेल कर सकते हैं कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती ही रहती है। ये अमाउंट ऑफ एयर जो कभी भी हमारे लंग्स के बाहर नहीं हम निकाल सकते पूरी तरह से, ये कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ये कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एल्वुलाई को, जो लंग्स के अंदर स्मॉल एयर फील्ड बैग्स हैं बच्चों, उनको इन्फ्लेट करके रखती, पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होने देती। यदि एक बार पूरी हवा बाहर निकल गई तो एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएंगे और फिर इनको वापस से फुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सांस भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो ये एल्वुलाई पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो, इसीलिए भगवान ने क्या करा है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ रखी है हमारे लंग्स के अंदर। वैल्यू कितनी होती है बच्चों इसकी? आपको एक वैल्यू जो याद रखनी है वो याद रखेंगे 1200 ml, रेंज 1100 to 1200। सिंगल वैल्यू जिसको प्रायोरिटी देनी है वो 1200 ml है, ठीक है, याद रखना। ERV 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इसकी वैल्यू होती है 1200 ml, ठीक है बच्चों। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, अब ये क्या कह रहा है कि अभी तक जो हमने वॉल्यूम्स पढ़ी है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम पढ़ी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, अब इनकी कॉम्बिनेशन से जो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स, उनको हम कह देते हैं कैपेसिटीज। तो वॉल्यूम जहां पर आ रहा है वो एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी, कैपेसिटी वर्ड कहीं आ जाएगा बच्चों इन वॉल्यूम्स की जगह, तो इसका मतलब कैपेसिटी में एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंसेप्ट याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस में आंसर करते वक्त, लगाते वक्त गलती ना हो। अब सबसे पहली कैपेसिटी अपन ये देख लेते हैं बच्चों कि जो हमने अभी बात करी रेजिडुअल वॉल्यूम की, ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने टाइडल वॉल्यूम को एक्सेल करा 500 ml। अभी भी मैं चाहूँ तो फोर्सफुली 1100 और एक्सेल कर सकता हूँ, दैट इज माई ERV। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन मेरे लंग्स में कौन कौन सी हवा है अभी बच्चों? एक तो ERV है 1100, जिसको तो मैं फोर्स लगा के निकाल सकता हूँ, और जब उसको भी निकाल दूंगा तो भी मेरे लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी, दैट इज 1200। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन हमारे लंग्स में दो तरह की वॉल्यूम्स रह जाती है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम और एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें से ERV को हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है? 1200, ERV कितनी है? 1100। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 2300। ये क्या कहलाती है बच्चों? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, ये याद कर लेते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली मैंने एक्सेल करा है, 500 ml एक्सेल करा, उसके बाद ERV भी बचेगी, RV भी बचेगी, दोनों को टोटल कर लो बच्चों। 1100 तो ERV होती है, 1200 आपकी RV होती है, कितनी हो जाएगी? 2300 हो जाएगी, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? IC। हमने क्या बोला था? टाइडल वॉल्यूम इनहेल करी 500, उसके बाद और फोर्स लगाए तो और कितनी इनहेल कर सकते हैं? IRV 3000। तो ये जो मैं टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकता हूं, अब टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो मैं मैक्सिमम इनहेल कर सकता हूं उसमें दोनों आ गई। पहले तो टाइडल वॉल्यूम इनहेल करूंगा 500, उसके ऊपर मैं IRV और इनहेल कर सकता हूं 3000। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इज इक्वल टू माई इंस्पिरेटर कैपेसिटी, ठीक है। सो क्या होगी इंस्पिरेटर कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। मैंने एक बार नॉर्मल एक्सेलेशन कर दिया, 500 निकाल दी। अब इसके बाद पहले तो मैं 500 ml अंदर लूंगा, फिर 3000 और अंदर लूंगा। तो आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन द टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो एक इंसान फोर्सफुली अंदर ले सकता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV 500 प्लस 3000, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500, IRV कितनी होती है? 3000, कितनी हो जाएगी टोटल? 3500 ml, ठीक है बच्चों, यूनिट ध्यान रखना, सब जगह ml में बात कर रहे हैं अभी अपन। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वैसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैंने नॉर्मली इनहेल कर लिया, अब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैं पूरी ताकत से जितनी हवा बाहर एक्सेल कर सकता हूँ वो मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई। तो पहले तो क्या एक्सपायर करूंगा बच्चों? टाइडल वॉल्यूम। फिर और ताकत लगाऊंगा तो क्या एक्सपेल करूंगा बच्चों में? मेरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जब पूरी ताकत लगा के हम एयर को एक्सेल करते हैं तो वो हमारी कहलाती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी।
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों? 500 होती है। ईआरवी कितनी होती है? 1100 होती है। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 1600 ml। ठीक है। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? देख लेते हैं भाई। वाइटल कैपेसिटी इज व्हाट? अब यदि हम हमारे लंग्स को एक क्लोज्ड बॉक्स मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं, दोनों लंग्स इंक्लूड कर रहा हूं बच्चों में, ये जितने भी अपन वैल्यूज पढ़ रहे हैं ना, ये दोनों लंग्स की कंबाइंड वैल्यूज है बच्चों। अब हमारे लंग्स के अंदर बच्चों जब हम पूरी ताकत से जितनी भी एयर एक्सेल कर सकते हैं कर देते हैं, उसके बाद भी जो हवा हमेशा रहती ही रहती है वो क्या कहलाती है बच्चों? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। कितनी होती है बच्चों? 1200 ml। ठीक है, ml में सारी वैल्यूज। फिर इसके ऊपर क्या होती है बच्चों? ERV होती है। ERV कितनी होती है बच्चों? 1100। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझेंगे। मान लो मैंने पूरी ताकत लगाकर जितनी एयर को एक्सेल कर सकता था कर दी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लंग्स में सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब मैंने एयर अंदर लेना चालू करा। सबसे पहले क्या आएगी? ERV आएगी 1100। उसके बाद फिर क्या आएगी? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी टाइडल वॉल्यूम कितनी? 500। अभी इसके बाद भी मैं और इनहेल कर सकता हूं। कौन सी? मेरी IRV इनहेल कर सकता हूं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी IRV। ठीक है, कितनी? 3000। तो एक बार यदि मैं फोर्सिबली जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकता हूं कर दूं, उसके बाद पूरी ताकत लगाकर मैं हवा अंदर लूं, तो सबसे पहले ERV आएगी, फिर टाइडल वॉल्यूम आएगी और फिर IRV आएगी। और अब मेरे लंग्स पूरी तरह से भर चुके हैं, दोनों लंग्स भर गए, अब कोई जगह नहीं है। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है ना इस समय मेरे दोनों लंग्स में मिलाकर, ये तो मेरे लंग्स क्या कहलाएगी बच्चों? ये कहलाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहलाएगी ये मेरे लंग्स की? टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। इसमें क्या क्या आ गई? रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ गई, उसके ऊपर ERV, फिर टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, कितनी हो जाएगी यदि वैल्यू अपन देखें तो? 1200 तो RV, 1100 ERV, कितनी? 2300 प्लस 500 2800 प्लस 3000 5800, करीब करीब 6 लीटर। तो ये जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू हम कितनी मेंशन कर सकते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर्स। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चों? इस टोटल लंग कैपेसिटी में से मैं यदि रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दूं तो क्या मिल जाएगी मेरे को? मेरी वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी तो हो गई उतनी अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे दोनों लंग्स के अंदर आ सकती है, उसमें से वो अमाउंट ऑफ एयर जो हम बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी? वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम ही तो है जो हम बाहर नहीं निकाल सकते, बाकी तो तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम TV प्लस ERV, ये तीनों मिलाकर हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। और फिजियोलॉजिकली फंक्शनली इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि एक बार पूरी ताकत से हम एयर को एक्सेल कर दें, उसका पूरी ताकत से जितनी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। या इसको उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो, एक बार पूरी ताकत लगा के एयर को इनहेल कर लो जितना कर सकते हो। जब पूरी तरह से इनहेल कर लोगे तो लंग्स भर गए पूरी तरह से। अब पूरी ताकत लगा के एयर को बाहर निकालो। सबसे पहले क्या बाहर निकलेगी? IRV, फिर क्या बाहर निकलेगी? टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या बाहर निकलेगी? ERV। रेजिडुअल वॉल्यूम निकल नहीं सकती, तो ये जो IRV प्लस TV प्लस ERV बाहर निकली, इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन्हीं का सम क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी बच्चों? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। या इसका वाइसा वर्सा कर दो बच्चों, उल्टा कर दो, तो दिस इंक्लूड्स व्हाट? ERV प्लस TV प्लस IRV। और उल्टा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर बच्चों, ये होती है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी जो आपको NCERT ने दे रखी है। इसके अलावा भी एक दो और टर्म्स हमें देखने हैं, बताता हूं। तो बच्चों जो एक और टर्म आपको यहां पर याद रखना है वो क्या है बच्चों? वो हम याद रखेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम, DSV।
DSV क्या होती है बच्चों? डेड स्पेस वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में जब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पर हमने कंडक्टिंग जोन देखा था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का वो पार्ट जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है बिटवीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द ब्लड, वो पार्ट कहलाता है बच्चों कंडक्टिंग जोन। तो जब हम सांस अंदर भरते हैं, टाइडल वॉल्यूम अंदर लेते हैं, जैसे मान लो 500 ml अंदर ले रहे हैं बच्चों, तो इस 500 ml एयर में से बच्चों वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है, ये एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ठीक है। और यही वॉल्यूम क्या कहलाती है? डेड स्पेस वॉल्यूम, जो एक तरह से डेड हो गई, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। और ये किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? यदि हमें कोई वैल्यू डिफाइन करनी कि भाई कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम की, तो बच्चों इट इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml, उसका 30% कितना हो जाएगा? 150 ml। तो यदि नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल कंडीशंस में डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी होती है, तो इट इज अबाउट 150 ml। बट यदि कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया, आपसे कह दिया कि भाई किसी इंसान की टाइडल वॉल्यूम 600 ml है, जिनका बिल्ट ज़्यादा होता है, लंबे चौड़े होते हैं, उनकी हो सकती है, तो उस केस में फिर यदि आपसे डेड स्पेस वॉल्यूम पूछते हैं तो आपको 30% निकालना है, ना कि 150 ml बोलोगे। तो 30% ऑफ 600 ml कितना हो जाएगा? 180 ml। तो टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डेड स्पेस वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो डेड स्पेस वॉल्यूम कंडक्टिंग जोन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो होती है बच्चों कितनी होती है? ये 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में कितनी हो जाएगी बच्चों? 150 ml, ठीक। अब एक और टर्म जो हमें याद रखना है बच्चों, वो कौन सा है? उसको यहां पर लिख लेंगे हम, वो है बच्चों मिनट वेंटिलेशन। क्या है बच्चों? मिनट वेंटिलेशन। क्या होता है मिनट वेंटिलेशन बच्चों? मिनट यानी 1 मिनट, वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग। तो 1 मिनट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं विद द ब्लड, तो एक तरह से जितना अमाउंट ऑफ एयर या तो हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उतना ही एक्सचेंज करेंगे बच्चों। तो मिनट वेंटिलेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों? टाइडल वॉल्यूम इनटू आपकी ब्रीदिंग रेट। ये आपका मिनट वेंटिलेशन हो गया। पहले इसकी बात हो गई, एक बार आ गया था ये टर्म, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है बच्चों? 500। ब्रीदिंग रेट 12 to 16 होती है। ये रेंज, इस रेंज के हिसाब से यदि अपन देखें तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 लीटर to 8 लीटर पर मिनट। आगे बात समझ में? अब यहीं पर एक और वर्ड ऐड हो जाएगा। देखो बच्चों, मिनट वेंटिलेशन को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, जो टर्म पहले आया था। अब लेकिन स्पेसिफिकली मान लो कोई आपसे ये पूछे कि भाई एल्वियोलर, ये तो हो गया बच्चों पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, मिनट वेंटिलेशन, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि आप मिनट एल्वियोलर वेंटिलेशन बताओ भाई हमें, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन बताओ। तो बच्चों एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब क्या है? अब यहां पर हमें टाइडल वॉल्यूम को न कंसिडर करके किसको कंसिडर करना है कि वास्तव में एल्वियोलाई के लेवल पे कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रही है आउट ऑफ टाइडल वॉल्यूम। तो बच्चों हमें पता है कि टाइडल वॉल्यूम की 30% तो कंडक्टिंग जोन में होती है जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यदि 500 टाइडल वॉल्यूम है तो 150 पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो बच्चों एल्वियोलाई के लेवल पे जितना अमाउंट ऑफ एयर 1 मिनट में ब्लड के साथ एक्सचेंज होती है, दैट इज आर एल्वियोलर वेंटिलेशन और मिनट एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों? टाइडल वॉल्यूम में से क्या माइनस कर देंगे हम? डेड स्पेस वॉल्यूम, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? 500 में से आप क्या माइनस कर दोगे? 150 माइनस कर दोगे। 150 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 350 इंटू ब्रीदिंग रेट। 12 से 16 की रेंज होती है बच्चों, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगी बच्चों? आपकी जो 12 से अपन देख लेते हैं कितनी आ जाएगी बच्चों? 4200 ml पर मिनट, यदि 12 पर मिनट की ब्रीदिंग रेट से हम देखते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सारी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हमें याद होनी चाहिए। अब जो टर्म आया था स्पायरोमीटर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों एक डिवाइस होता है स्पायरोमीटर।
इस स्पायरोमीटर का कंसेप्ट भी अपन डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। कुछ नहीं होता, एक बॉक्स लाइक, एक जार लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, ये मान लो। सिर्फ समझाने के पर्पज से, एग्जैक्टली ये नहीं होता, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसके अंदर स्केलिंग हो रखी होती है, मार्किंग्स होती है बच्चों, है ना, मिलीलीटर्स के अंदर, 0 से लेकर काफ़ी ज़्यादा तक होती है। और एक छोटा सा मार्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लस फिर एक ट्यूब कनेक्टेड होती है इससे, और इससे बच्चों एक माउथ पीस कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस माउथ पीस से हम एयर ब्लो कर सकते हैं, हमारे मुंह में इस माउथ पीस को लगाकर हम इसके अंदर एयर ब्लो कर सकते हैं। जब ये हम एयर ब्लो करते हैं बच्चों, तो इस फोर्स से ये जो मार्बल लाइक स्ट्रक्चर था ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। जितनी फोर्स हम लगाएंगे ब्लो करने में, अकॉर्डिंगली ये हाइट पे जाएगा। और इसकी स्केलिंग इस तरह से होती है कि यदि हम नॉर्मल फोर्स के साथ, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी फोर्स लगती है, नॉर्मल ब्रीदिंग यदि करते हैं और मुंह से नॉर्मली एक्सेल करते हैं, तो ये चढ़ के कहाँ तक आ जाएगा बच्चों, 500 ml तक आ जाएगा। जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे की जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml है और नॉर्मल है, कम नहीं है। तो बच्चों ये जो डिवाइस होता है इसको हम कहते हैं स्पायरोमीटर। और इस स्पायरोमीटर की मदद से हम लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि वो कौन सी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है जिनको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों कंसेप्ट मैंने बता दिया है, जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम बाहर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं वही मेजर होगी इसमें, जो नहीं कर सकते वो नहीं मेजर हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ही क्या है कि जो हवा आप बाहर निकालोगे वही तो मेजर होगी। अब कौन सी बाहर नहीं निकलती है कभी भी, यस, रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं निकलती, तो उसको हम इससे मेजर नहीं कर सकते। और वो सारी कैपेसिटीज जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम आती है उनको भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो स्पायरोमीटर में एक्सेप्शन क्या आ जाएगा बच्चों की, कौन कौन सी मेजर नहीं होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम एफआरसी में आती है बच्चों, तो एफआरसी, और एफआरसी के अलावा कौन सी हो जाएगी बच्चों, टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। ये तीन है बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी और टीएलसी। इन तीनों को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम जितने भी डायग्राम्स बना रहे हैं इसमें, जितनी भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ, जितनी भी बियॉन्ड एनसीईआरटी चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, ये पूरी की पूरी मार्क्ड पीडीएफ आपको इसरल ऐप पे डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपसे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में एक्स्ट्रा में पूछी जा सकती है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आफ्टर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। अब हमने देख लिया बच्चों कि किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है, कैसे इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग में एब्डोमिनल मसल्स आईआईसीएम भी पार्टिसिपेट करती है, नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम और ईआईसीएम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमने देख लिया कि कौन कौन सी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज होती है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी के लिए आप टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दो। टोटल लंग कैपेसिटी 5800 होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होती है, वाइटल कैपेसिटी 4600 ml। इस तरह से सारी चीज़ें देख ली बच्चों। अब हम कहाँ पहुँच गए कि भाई हवा आ चुकी है एल्वुलाई में। अब इस हवा के अंदर रिलेटिवली ऑक्सीजन ज़्यादा है बच्चों, ठीक है, CO2 कम है। अब इसमें से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड में जो CO2 वो आएगी एल्वुलाई के अंदर। ऑक्सीजन तो पहुंचेगी ब्लड की मदद से सेल्स तक, वहाँ पर भी फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो किस तरह से एल्वुलाई के लेवल पे, यानी कि लंग्स के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, और फिर किस तरह से हमारे टिश्यूज़ के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बच्चों, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज को समझने के लिए अगेन बच्चों हम डायग्राम की मदद लेंगे। बच्चों पूरी की पूरी जो बायोलॉजी होती है ना, देखो वो डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड होती है। यदि आपको डायग्राम्स अच्छे से समझ में आते हैं तो फिर बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो बच्चों इंस्पायर्ड एयर, बाहर से जो हमने हवा अंदर ली वो हमारे लंग्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे अंदर के पार्ट्स में क्या क्या वॉल्यूम्स होती है, कैपेसिटीज होती है, सारी हमने देख ली। फिर पार्शियल प्रेशर्स कितने होते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके पहले क्या पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर है बच्चों उसके अंदर कौन कौन से प्रेशर्स होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स होते हैं ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के, और टोटल प्रेशर। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये तो होता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, पता है अपने को। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर्स बच्चों आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो आप। किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेस है बच्चों, जो मेजर है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, नियर अबाउट 78 to 79% के आसपास। 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है बच्चों, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% होती है बच्चों, ठीक है।
अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना होता है बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर, कैसे निकालोगे इसको आप, हमें ये पता है कि जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है बच्चों वो है नियर अबाउट 21%, और हमें यदि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम 21% ऑफ 76 निकाल लेंगे। जब हम 21% ऑफ 76 निकालेंगे बच्चों तो नियर अबाउट क्या आएगा, 158 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आप चाहो तो इसको 160 भी याद रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर CO2 हमें पता है कितनी होती है बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर, ये होती है 0.03% से लेकर 0.04% के आसपास। इसका पार्शियल प्रेशर निकालो आप, तो कैसे निकालोगे, 0.03% ऑफ 760 या 0.04% ऑफ 760, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों, 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो बच्चों बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर इनहेल करते हैं उसके अंदर PO2 तो कितना है 158 या 160 मान सकते हो, PCO2 कितना है 0.3 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब ये एयर अंदर आ गई बच्चों, किसके अंदर आ गई, लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर आ गई। एल्वुलाई के अंदर आने के बाद अब देखो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, यहाँ पर 104, बाहर कितना था 158। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बच्चों 40, बाहर कितना था 0.3। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बाहर से फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं तो ये फ्रेश एयर जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकिया और ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स का जो पूरा नेटवर्क है उससे होती हुई जब हमारे एल्वुलाई तक पहुंचती है तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन तो हो रही है कम, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन होता है किसी गैस का उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर होता है गैसियस मिक्सचर में। बाहर PO2 158 था, अंदर 104 है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन में कमी आ गई है, कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन डिप्लीट हुई है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ कि बाहर से जो हमने फ्रेश एयर अंदर खींची थी एल्वुलाई तक जाते जाते उसमें ऑक्सीजन तो हो गई कम और CO2 बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ भाई, बीच में कोई एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा था। तो बच्चों दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, सोचो थोड़ा सा, नहीं आ रहा समझ में, मैं बताता हूँ बच्चों। अब बच्चों यही तो है ना, कंसेप्चुअली तो ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए और इनका आंसर पता होना चाहिए, लेकिन आप कभी सोचते ही नहीं हो, ना कोई आपसे सोचवाता है, ठीक है ना। आप लोग बस रटने में लगे रहते हो, बाहर 158, ये भी नहीं पता होता बच्चों को तो 158 कहाँ से आया, 0.3 कहाँ से आया। फिर ये रटने लग जाओगे कि एल्वुलाई के अंदर 104-40 104-40 और एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन होता है, गलती करके आते हैं। बच्चों देखो, जब मैं बाहर से फ्रेश एयर को इनहेल करूँगा तो उसके पहले मैंने एक्सहेल भी तो करा होगा ना, और जब मैंने एक्सहेल किया होगा तो 500 ml एक्सहेल किया होगा, और हमें यह पता है कि इस 500 ml में से 150 ml किस में रह जाएगा, कितनी वॉल्यूम होती मेरे डेड स्पेस की, मेरे कंडक्टिंग जोन की 150 ml, है ना। वैक्यूम तो होगा नहीं, हवा तो होगी सही ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब हम एक्सहेल करते हैं एयर तो वो जो एक्सहेल्ड एयर है जिसमें CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, उसका कुछ अमाउंट हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भरा रह जाता है। अब जब मैं फ्रेश एयर को इनहेल करूंगा तो वो फ्रेश एयर किसके साथ मिक्स होती हुई अंदर जाएगी, पिछली बार की एक्सहेल्ड एयर के साथ जो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डेड स्पेस वॉल्यूम में भरी हुई थी। बच्चों आगे बात समझ में, जिसमें CO2 ज़्यादा थी और ऑक्सीजन कम थी, जब ये दोनों मिक्स हो जाएगी तो ओवरऑल जो एल्वुलाई के अंदर जब एयर पहुंचेगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन में तो कमी आ जाएगी पार्शियल प्रेशर में, और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। प्लस लंग्स के अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम है बच्चों ऑलरेडी 1200 ml, और यदि नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है तो ERV भी है 1100 ml, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 ml, और उसमें से भी ऑक्सीजन किस में जा चुकी है, ब्लड में जा चुकी है, और CO2 आ चुकी है। इसका मतलब ऑलरेडी जो FRC हमारे लंग्स में भरी रहती है उसमें भी CO2 रिलेटिवली ज़्यादा और ऑक्सीजन कम होती है। और जब फ्रेश एयर डेड स्पेस वॉल्यूम की एक्सहेल्ड एयर प्लस लंग्स के FRC के साथ जाकर मिक्स होती तो ओवरऑल ऑक्सीजन तो हो जाएगी कम और CO2 बढ़ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है आगे देखते हैं बच्चों। हमारे टिश्यूज में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ में CO2 का प्रोडक्शन होता है, और फिर बच्चों जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वेन्स के अंदर, उनकी मदद से ये जो वीनस ब्लड जिसको हम कहते हैं बच्चों, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा और ऑक्सीजन कम है, वो कहाँ पहुँचता है, हमारे हार्ट के राइट चेम्बर्स में। पहले राइट एट्रियम में आएगा फिर राइट वेंट्रिकल। ये बच्चों आप ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ते हो, एनिमल किंगडम में भी बेसिक्स की बात होती है डबल सर्किट सर्कुलेशन की। एक बार फिर यहाँ बता देता हूँ बच्चों में आपको। तो हमारी पूरी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सारी वेन्स लाती है,
सारी वेन्स मिलकर 2 मेजर वेन्स बनाती है, एक इंफीरियर वेना केवा जो डायफ्राम के नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और ऊपर की मिलकर बनाती है सुपीरियर वेना केवा जो डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। किसके पास बच्चों? राइट चेंबर्स ऑफ द हार्ट के पास। पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर बच्चों राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है। अभी इस समय इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इस समय इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है बच्चों वो कितना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास पहुंचा है 45 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ये है 40 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। एलुलाई के अंदर जो एयर है उसमें PCO2 40 है, जो वीनस ब्लड के साथ पल्मोनरी आर्टरी के साथ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें PCO2 45 है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, तो CO2 तो किधर से किधर जा रही है बच्चों? ब्लड से एलुलाई के अंदर। और यदि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो एलुलाई में 104 लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 ही है बच्चों। तो हमेशा कोई भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है, तो ऑक्सीजन किधर से किधर डिफ्यूज करेगी बच्चों? फ्रॉम एलुलाई टू ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो हो गई ज़्यादा, CO2 हो गई कम, ये कहलाएगा बच्चों कैसा? अब ये ब्लड कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम है बच्चों। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों वो कितना हो जाएगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर? 95। और जो PCO2 है बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40। अब अगेन यहां पर आपकी तरफ से क्वेश्चन रेज होना चाहिए, ठीक है? सोचो थोड़ा सा। देखो बच्चों, किसी भी दो चेंबर्स के बीच में डिफ्यूजन कब तक होता है? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं बच्चों अपन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 45 मिलीमीटर मरकरी पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर 40 है, डिफ्यूजन हुआ, CO2 यहाँ से यहाँ गई, कब तक गई? जब तक इधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया? 40, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया ना बच्चों। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। PO2 ऑफ ऑक्सीजन इन एलुलाई 104, PO2 ऑफ ऑक्सीजन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है? 40। कब तक होना चाहिए था ये डिफ्यूजन? जब तक कि इस ब्लड के अंदर भी PO2 104 ना हो जाए। लेकिन कितना हुआ? 95 ही हुआ। ऐसा क्यों? क्या डिफ्यूजन की लॉज गलत साबित हो गई यहाँ पर? नहीं बच्चों, डिफ्यूजन तो जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर PO2 104 नहीं पहुँचा, 95 ही पहुँचा। इसके लिए जो फिनोमिनन रेस्पॉन्सिबल है वो फिनोमिनन क्या कहलाता है बच्चों? वो फिनोमिनन कहलाता है फिजियोलॉजिकल शंटिंग। अगेन बियॉन्ड एनसीईआरटी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पहले बात होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो फिजियोलॉजिकल शंटिंग क्या है बच्चों? सपोज करो ये मेरे लंग्स के अंदर कुछ एलुलाई हैं, इनमें से ये एलुलाई पूरा डैमेज हो रखा है, टूट फूट हो गई, इसके अंदर पूरा खराब हो गया, कोलैप्स हो गया ये, ठीक है? अब होता क्या है बच्चों, हमारे लंग्स के अंदर जो एलुलाई हैं इनके आसपास से क्या निकलती है? हमारी ब्लड कैपिलरीज निकलती है बच्चों, नेटवर्क है पूरा ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है? और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ज़्यादा, ऑक्सीजन है कम। अब क्या होगा? इन एलुलाई में से ऑक्सीजन किधर आएगी बच्चों? इस ब्लड के अंदर आएगी। कब तक आएगी? जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए, दैट इज 104 ना हो जाए। और ऐसा ही होता है बच्चों, ये डिफ्यूजन तब तक चलेगा ऑक्सीजन का जब तक कि दोनों तरफ 104 ना हो जाए। इसी तरह से CO2 इस ब्लड में से किसके अंदर जाएगी बच्चों? एलुलाई के अंदर, जब तक कि दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए, दैट इज 40। लेकिन अब यहां पर ट्विस्ट क्या है बच्चों? ये एलुलाई हेल्दी है, यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, ये भी हेल्दी है, यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो दो एलुलाई हैं जो डैमेज हो रखे हैं, इन दोनों के बीच में और ब्लड के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर तो हवा ही नहीं भर पा रही ना भाई, कोलैप्स है। इसका मतलब क्या है बच्चों? हर इंसान के अंदर ध्यान रखना बच्चों, दोनों लंग्स में मिलाकर कितने एलुलाई होते हैं? 300 मिलियन टू 700 मिलियन होते हैं, पहली बात तो। और जब इतना बड़ा नंबर ऑफ एलुलाई होता है ना बच्चों, तो हर इंसान के अंदर करीब करीब 2 to 4% एलुलाई तो डैमेज्ड मिलते ही मिलते हैं। मेरे लंग्स में भी मिलेंगे, आपके लंग्स में भी मिलेंगे, ठीक है? ये तो नॉर्मल है। जो भी चीज़ नॉर्मल होती है ना बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, और जो डिफेक्टिव होती है, डिजीज के कारण होती है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल। तो ये जो 2 से 4% एलुलाई नॉन फंक्शनल होते हैं हमारे लंग्स में, ये फिजियोलॉजिकल थिंग है, ठीक है? और इस कारण से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के थ्रू पास होता है,
उसमें से करीब 2 से 4% ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उन एल्यूलाई के पास से निकला है जो डैमेज्ड है। इसका मतलब जब यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होकर यहां आएगा पल्मोनरी वेन्स में, तब हुआ क्या है बच्चों, यहां पर इन पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है इसमें करीब 96% का तो ऑक्सीजनेशन हो गया, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों 104। लेकिन इसमें 4% ब्लड ऐसा आकर मिक्स हो गया है जिसका ऑक्सीजनेशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब अभी भी उसके अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों वो कितना है 40 ही है। आई बात समझ में? और इसी कारण से जो अब अल्टीमेट फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा बच्चों इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो 104 की जगह 95 आता है। आ गया इसका एक्सप्लेनेशन क्यों हुआ। और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंटिंग। शंटिंग का मतलब होता है बाईपास होना। तो यहाँ पर करीब 2 से 4% ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिना ऑक्सीजनेशन के बाईपास होकर आगे चला गया, तो फिजियोलॉजिकल शंटिंग का अमाउंट कितना है 2 to 4% होती है बच्चों। इतना अमाउंट बाईपास हो जाता है ब्लड का विदाउट एनी ऑक्सीजनेशन, जिसके कारण से PO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ओनली 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब दूसरा सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब ऑक्सीजन के लिए शंटिंग हुई तो CO2 के लिए भी तो होनी चाहिए। ठीक है, होती है, लेकिन बच्चों यहां पर CO2 45 है और यहां पर CO2 40 है, तो इतना कम डिफरेंस इनके पार्शियल प्रेशर में कि ये जो शंटिंग होगी ना इसकी वजह से क्या होगा भाई 96% ब्लड ऐसा होगा जिसके अंदर तो ऑलरेडी CO2 जा चुकी है, इसका मतलब 40 है पार्शियल प्रेशर CO2 का। सिर्फ 4% ब्लड ऐसा होगा जो कौन सा मिक्स होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 45 मिलीमीटर्स मर्क्यूरी वाली। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो आएगी करीब 40.0 कुछ ऐसे। तो यहाँ पर इस डेसिमल के बाद की वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए PCO2 में कोई मेजर चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेडियंट था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 उसके बीच में वो काफी कम था। तो PCO2 तो हमने राउंड फिगर में 40 से लिख दिया, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में अच्छा खासा डिफरेंस आया जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, 9 मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस है, इसीलिए उसको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है बच्चों 4 होती है। ये चारों पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बच्चों एओर्टा के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा अप टू द टिश्यूज। अभी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये वैल्यूज है ना जो यहाँ पर थी। फिर टिश्यूज के लेवल पे बच्चों टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो कम है, और CO2 प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में, तो ये कितना होता है बच्चों 45। यहाँ पर ब्लड में 95 है, तो बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन तो आएगी अंदर, यहाँ पर CO2 40, सेल्स के अंदर 45, तो CO2 कहाँ जाएगी सेल से ब्लड में जाएगी, वापस से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 40, PCO2 45, राइट चेंबर्स ऑफ द हार्ट पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स तक पहुंचेगा। वही वैल्यू जो यहाँ पर है PCO2 45, PO2 40, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ऑक्सीजनेशन होगा एट द लेवल ऑफ लंग्स, वापस से PO2 95 और PCO2 कितना हो जाएगा 40। ये साइकिल बार बार चलती रहती है डबल सर्किट सर्कुलेशन में। इसमें वो सर्किट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाता है और फिर वापस से ऑक्सीजनेटेड हार्ट के पास लाता है, इसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। आप पढ़ते हो बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। और वो सर्किट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यूज के पास लेकर जाता है उसको हम सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। अब ये जितनी भी वैल्यूज हमने देखी है बच्चों PCO2 और PO2 की, इनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर टेबल दे रखी है आपको, NCERT में पूछा जाता है आपसे। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो PO2 है बच्चों 158 से 160 की हमने बात करती है, 159 आप याद रख सकते हो। PCO2 कितना बताया था 0.3, कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया, रटने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट इतना तो सबको याद रखता है कि 21% तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में और 0.03 से 0.04% CO2 है, इंटू 760 कर लो बच्चों, आ वैल्यू आ जाएगी। एलुलाई के अंदर 104 और 40 देख लिया हमने। डीऑक्सीजनेटेड में PO2 40, PCO2 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 क्यों होती है, फिजियोलॉजिकल शंटिंग 2 से 4% जो होती है उसकी वजह से, और PCO2 40 टिश्यूज के अंदर PO2 40 और PCO2 45 होती है। बच्चों एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर लो, जो एक्सेल्ड एयर होती है, एक्सेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चों 16%, और जो CO2 होती है वो कितनी होती है बच्चों 4% होती है। इंटू 760 करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर्स मिल जाएंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जितनी भी चीजें हमें देखनी थी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में वो मैंने आपको समझा दी है कंसेप्चुअली। अब एक बार NCERT क्या बोलती है भाई वो भी देख लेते हैं।
तो बच्चों एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना बच्चों, लंग्स के लेवल पे भी और टिश्यूज के लेवल पे भी, वो किस प्रोसेस से होता है? सिंपल डिफ्यूजन से होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो इट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ और कौन से दो फैक्टर्स और आपको याद रखने हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे? एक तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जिस गैस की ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 में किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के, आगे आ जाएगा बच्चों। और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है ना बच्चों, जैसे एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में हो रहा है, तो एल्वुलाई की वॉल को क्रॉस करना होगा, फिर ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करना होगा, उनकी थिकनेस कितनी है? ज्यादा थिकनेस कम डिफ्यूजन, कम थिकनेस पतली है यदि बीच की मेम्ब्रेन, तो ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं कि डिफ्यूजन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाती है यहाँ पर हमारी, तो एक बार इनको मार्क कर लो। ये सब रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मार्क करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। and is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion, हमने टेबल देख लिया बच्चों, and in the figure भी दे रखा है। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाएगी ऑक्सीजन? एल्वुलाई से ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर टिश्यूज में जाती है। इसी तरह से CO2 का ग्रेडियंट उल्टा होता है बच्चों। CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी? Gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli। फिर मैंने अभी क्या बोला था कि जो CO2 की सोल्यूबिलिटी है बच्चों वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर। कितनी ज्यादा है ऑक्सीजन से? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है बच्चों। सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस कारण से इसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। यदि सेम पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो, मान लो 1 मिलीमीटर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ऑक्सीजन में भी और CO2 में भी, दो चेंबर्स के बीच में जिनके बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, तो किसका ज्यादा अमाउंट डिफ्यूज होगा बच्चों? फॉर दैट सेम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस सेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यदि हमें किसी फैक्टर के इफेक्ट को देखना है, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी के इफेक्ट को देख रहे हैं, तो बाकी के फैक्टर्स को जो अफेक्ट कर सकते हैं उस फिनोमिनन को, उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों? मेम्ब्रेन सेम ले ली दोनों के लिए, फिर दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा था प्रेशर ग्रेडियंट वो सेम ले लिया, तो हमें ये पता चला कि सोल्यूबिलिटी का इंपैक्ट कितना है, और वहीं से हमें पता चला कि भाई डिफ्यूजन ऑफ CO2 ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है फिर से बच्चों। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। तो कौन कौन सी लेयर्स के थ्रू ये गैसेस डिफ्यूज होती है फ्रॉम वन चेंबर टू अनदर, ठीक है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब एल्वुलाई से ब्लड में जाएगी तो 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। ये तीनों लेयर्स मिलाकर क्या कहलाती है बच्चों? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहलाती है। अगेन डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, पहले उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो बच्चों ये तो है लंग्स का एल्वुलाई जिसके अंदर बाहर से हवा आएगी। ये है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है एल्वुलाई से, इधर क्या आ जाती है बच्चों? एल्वुलाई से इधर आ जाती है ऑक्सीजन, और इसमें से CO2 एल्वुलाई के अंदर चली जाती है। अब इन गैसेस को कौन कौन सी लेयर्स को क्रॉस करना है? तो बच्चों एक तो वॉल ऑफ एल्वुलाई किसकी बनी होती है? यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये जो है एल्वुलाई, इसकी वॉल बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम की। 1 सेल थिक होती है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स स्क्वेमस सेल्स होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बहुत पतली होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर दूसरी लेयर क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक। एल्वुलाई के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या सब्सटेंस कहते हैं, उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। फिर तीसरी लेयर किसको क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों? ये जो ब्लड कैपिलरी है इसकी जो वॉल है ये भी किसकी बनी हुई है बच्चों? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ही होती है। ये भी SSC सिंपल स्क्वेमस SSE सॉरी बच्चों, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ब्लड कैपिलरी की ये जो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती है बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोथेलियम। इन तीनों को क्रॉस करके इन गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
थिकनेस कितनी होती है बच्चों इसकी 1 मिलीमीटर से भी कम, नियर अबाउट 0.2 मिलीमीटर के आसपास। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। तो कौन कौन सी लेयर्स है, नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई की, फिर एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस किसका बना होता है बच्चों, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है, सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इन 3 लेयर्स को क्रॉस करती है, तीनों को मिलाकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हम कहते हैं। आगे बच्चों बात समझ में। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम होती है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसलिए यहाँ पर मार्क करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वुलाई। तो बच्चों इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट पार्ट होगा बच्चों इस चैप्टर का, वो उसमें हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स। इसी में बच्चों हेल्डेन इफेक्ट और हेम्बर्गर फिनोमिनन, बोर फिनोमिनन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा जिनमें ज्यादातर बच्चों की दिक्कत आती है और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ ना कि एनसीईआरटी कवर होगी, एनसीईआरटी के बाहर से भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं सब कवर होंगे। रट्टाफिकेशन नहीं होगा, कंसेप्चुअल स्टडी होगी। जितनी भी चीजें हम मार्क कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इन सबका डाउनलोडेबल पीडीएफ आपको ईसरल ऐप पे मिल जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।